हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन स्ट्रीम। माय नेम इज़ गुरिंदर सिंह। अपने पढ़ रहे थे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था कि क्या इसकी खूबसूरती है, क्या इसकी खास बातें हैं जिसके कारण ये इतना अच्छा है। हमने देखा ये सेकुलर है, इसमें इक्वालिटी है, इसमें राइट्स दिए गए हैं, इसमें डेमोक्रेसी है, इस लीडर है सबसे बड़ा है और अलग अलग जगहों से इसको लिया गया है। हमने सब कुछ पढ़ा था। दुनिया के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे उसकी जो बेस्ट चीज़ें थी उनको लिया गया है। ठीक है, इसी के बारे में अपना जो अगला टॉपिक है, जिसका फीचर है वो है इसका डिस्टिंग्विश्ड डॉक्यूमेंट। हमारा संविधान एक वेल डिस्टिंग्विश्ड डॉक्यूमेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से बनाया गया डॉक्यूमेंट है। इसके सभी फीचर्स अच्छे हैं, जैसे इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें मॉरल ड्यूटीज़ दी गई हैं, इसमें डीपीएसपी दी गई हैं, इसमें हर टाइप के फीचर्स हैं, इसमें जुडिशरी दी है जो कि इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार ये संविधान दुनिया के सभी संविधानों का एक निचोड़ है। उसकी जो अच्छे फीचर्स है उसके अंदर, जिसकी जो क्वालिटीज़ थी वो इसमें ले ली गई हैं। ये पता ऐसे भी चलता है जैसे लेट 90s में जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बड़ा बारीकी से देखा, क्योंकि वो इससे बड़े इफेक्टेड थे। सिर्फ वो ही नहीं, दुनिया के और भी बहुत सारे देश हैं जो रिपब्लिक देश हैं, डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोगों का राज है, रूल ऑफ लॉ है, उन्होंने हमारे संविधान को बहुत अच्छा माना है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। अगला फीचर इसका जो बहुत अच्छा फीचर लग रहा है मुझे और आपको भी समझना चाहिए क्या है कि ये एक फ्यूजन है। कैसा फ्यूजन है? जो इंडिया इज ए रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या, देखो अपने पहले लिखते हैं क्या है कि इंडिया इज अ रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। अब इसका मतलब देखो क्या है, जो इंडिया का, भारत का संविधान है वो एक यूनियन भी है और फेडरल भी है। अब यूनियन और फेडरल क्या होता है अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें क्या लिखा गया है। देखो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है। एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, चेंज कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें हमारे इंडिया की डेफिनेशन लिखी गई है। इंडिया की जो भारत की परिभाषा है, इंडिया है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में थोड़ा बताया गया। इसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेज इंडिया बोलते थे, हम बोलते हैं भारत। भारत से नाम बना है भारत। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का नाम भारत है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम होना, वो बनना शुरू हो गया था। उस समय जो इंडिया था वो ब्रिटिश रूल के अंदर था। ओके, तो जो उस समय इंडिया ऐसे आज के टाइम वाला इंडिया नहीं था। पाकिस्तान इसके अंदर था, बांग्लादेश इसके अंदर था। इसके अलावा जो पाकिस्तान और ये पूरा इंडिया के रूप में नहीं था, इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स थे। कुछ ब्रिटिश रूल वाले थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ फ्रीली स्टेट्स थे, ऐसे कुछ थे।
तो उनके ऊपर राजाओं का राज था। जैसे बीकानेर के अंदर बीकानेर रियासत थी, जोधपुर रियासत मारवाड़ के अंदर थी। वैसे ही साउथ में देखो तो मैसूर था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास था, इधर दिल्ली था, उधर अपने अगर ईस्ट में जाए तो वहाँ पर बंगाल था, समझिए ना, अलग अलग थी, सबका अपना अलग अलग रूल था। ओके, तो हुआ क्या कि बाद में हमारे जो लौह पुरुष हैं, आयरन मैन हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में हमारे होम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने सभी को इकट्ठा किया। ठीक है, पता नहीं था कब कौन इकट्ठा होगा। तो जो संविधान बन रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, वो बन रहा है इंडिया के लिए। अब इंडिया में भविष्य में, फ्यूचर में कौन होगा, तो वो सभी पार्ट, वो सभी स्टेट्स जो विलिंगली इंडिया के अंदर आ गए हैं, तो उन सभी के मिलने से, उन सभी के इकट्ठा होने, सभी ने बना ली यूनियन। सभी ने एक ग्रुप बना लिया, यूनियन बना ली, एकता कर ली, उसे बोल दिया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, सभी स्टेट्स की यूनियन। इंडिया दैट इज भारत, भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ओके, सभी का अपना अपना राज था। जैसे पेप्सू है, वहाँ पर सिखों का राज था, सिख अंपायर था वहाँ पर। राजस्थान के अंदर भी अलग अलग मारवाड़ी, रजवाड़े थे, राजा लोग थे। साउथ में मराठी थे और थे, बहुत सारे राजवंश थे, समझिए, अलग अलग लोग थे। तो सभी के स्टेट थे जो, उनको पता था कि हम अकेले स्टेट हैं, वो इतनी ग्रोथ नहीं कर सकेंगे जितना सभी मिलकर कर सकते हैं। सभी मिलकर एक ज़्यादा पावरफुल स्टेट बना सकते हैं। तो सभी स्टेट्स मिलकर उसे बोल दिया इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, अब यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये समझिए यूनियन है। अब एक वर्ड आता है फिर फेडरल। फेडरल का मतलब यही होता है, यूनियन जैसा ही कुछ रिलेटेड है। फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब है जिसमें जो लैंड्स हैं, जो राज्य की जो जमीनें हैं, वो सभी आपस में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने एक यूनियन बनाई है। ठीक है, वो है फेडरल। उसके अंदर क्या है कि वो अपनी अपनी मर्जी से ला सकते हैं। फेडरल का मतलब ये होता है कि सभी अपनी विलिंगली एक गवर्नेंस चलाने के लिए सभी इकट्ठे हो गए हैं, वो है उसका फेडरलिज्म। तो उन सभी को अपना अपना काम होता है, अपने अपने मतलब के लिए सभी जुड़ते हैं। वो जुड़े तो सभी अपने मतलब के लिए थे, जुड़े तो सभी अपने फेडरल सिस्टम से थे, सभी अपने मतलब के लिए जुड़ गए थे, लेकिन वो अंदर मन से सभी एक हैं। जैसे हम चाहे राजस्थानी हैं, चाहे गुजरात वाले भाई बहन हैं हमारे, चाहे पंजाब वाले हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। ये नहीं कि वो हम कोई समझौते के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखना, कभी आपको लगता है कि गुजरात जा रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं, लगता नहीं अपने देश का पार्ट है, हमारी कल्चर है, समझ गए। तो गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, सभी अंदर आत्मा से तो आपस में जुड़े हुए हैं, आत्मा से यूनियन है। वैसे क्या है, उनके लैंड है, वो एक समझौते से आपस में जुड़े थे कभी देश की आज़ादी से पहले या उस वक्त, उस दौरान, ड्यूरिंग द पीरियड, और कुछ उसके बाद आपस में जुड़ रहे थे एक समझौते के कारण, एक एग्रीमेंट के कारण। तो वो तो था फेडरल, संघ बना रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक है, अंदर से वो क्या है, यूनियन। तो भारत कहीं पर भी इसके अंदर फेडरल नहीं लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखो, यूनियन और फेडरल दोनों का मतलब होता है इकट्ठा होना, लेकिन दोनों का जो पॉलिटिकल मीनिंग है वो अलग है। फेडरल में क्या है, सभी लोग अपने एक मतलब के लिए इकट्ठे होते हैं कि इकट्ठे होकर एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सभी के अपने अपने मतलब, अपने अपने फायदे हों। ठीक है, तब तो ये बात थी जब देश आज़ाद हो रहा था, सभी स्टेट्स आपस में जुड़ रहे थे, तब तो बात यही थी। लेकिन अब आज के टाइम में सभी ये अपने सोल से इकट्ठे हैं, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके लिए एक लाइन लिखी गई है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इंडिया का लैंड है वो फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। क्या है? जो इंडिया है वो फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। यूनिटरी इन स्पिरिट बोल दो या सोल बोल दो। देखो इसका मतलब क्या है, देखने से ये समझौते के तहत आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी की एक यूनियन है, एक इकट्ठा है सभी का, अंदर से आत्मा से सभी ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये इस बात का मतलब है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मतलब जब ये जुड़े थे तो सभी स्टेट्स
जिनका अपना अपना अलग अलग वजूद था, अपना अपना अलग अलग मतलब था। तो जब जुड़ रहे थे तब तो था ये फेडरल, तभी जुड़ गए। लेकिन आज ये यूनियन है। आज ये नहीं है भी किसी ने अलग होना तो चला जाए, भी मुझे तो आज भारत की, इंडिया की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब वो नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, वहाँ पर क्या 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं। कहाँ पर है 50 राज्य? अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब वहाँ पर भी स्टेट्स यूनाइटेड हुए हैं, वहाँ पर भी सभी राज्य आपस में जुड़े थे। लेकिन वो क्या है, अगर उनको कोई ठोस वजह, उनके पास कोई रीज़न है अलग होने का, तो वो अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हमारे कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं। 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो ये नहीं है कि आज के टाइम में कोई कह दे हमने बाहर से बाहर जाना तो अलग चले जाएंगे, कि कोई कह दे भी मद्रास, सॉरी ये तमिलनाडु वाले कह दे कि हमें अलग होना, नहीं हो सकते। वो इसी के अंदर रहेंगे। तो आप पहले बताइए मुझे कि पहले 29 स्टेट थे और 7 यूटीज़ थी, तो क्या चेंज हुआ है, कौन सी नई बनी है? तो मैं बताता हूँ आपको। पहले जो जम्मू कश्मीर था वो एक स्टेट था, अब वो स्टेट नहीं है, तो स्टेट हट गया, तो 29 से 28 रह गए। उसकी बन गई हैं 2 यूनियन टेरिटरीज, एक है लद्दाख और दूसरी है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 2 नहीं बन गई ना, 7 + 2 9 यहाँ पर आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या है। तो इसका मतलब आप समझोगे कि इसमें सभी स्टेट अलग हो सकते हैं, फेडरल सिस्टम है, लेकिन अपने अलग नहीं हो सकते। अब वो उसका ही पार्ट है, यूनियन है। ओके, हम अपने देश में कहीं पर भी आसानी से आ जा सकते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। सभी स्टेट्स आपस में प्यार भाईचारे से, ब्रदरहुड से रहते हैं, यही इसकी यूनियन है। और यही हमारे जो संविधान के अंदर जो यूनिटरी और फेडरल एलिमेंट है, इसका एक फ्यूज़न है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, अगला फीचर इसका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, किसी भी देश के अंदर जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने देश के अंदर है। अब इसका मतलब क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या काम है, वो देखते हैं। तो देखिए, कभी भी कोई गलती करता है तो जरूरी नहीं गलती कोई आम पब्लिक करे, गलती कर सकती है सरकार, गवर्नेंस भी। तो सरकार या गवर्नेंस गलती कर सकती है, इन पर लगाम लगाने के लिए एक जुडिशरी चाहिए जो सभी को न्याय दे सके, सभी को एक ही तकड़ी में, एक ही तराजू में तौल सके, ऐसी चाहिए। ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए अलग प्रोविजंस है, अगर कोई वीक पर्सन कोई क्राइम कर रहा है उसके लिए अलग प्रोविजन है, ये नहीं है। चाहे कोई अमीर आदमी क्राइम करता है, चाहे कोई गरीब आदमी क्राइम करता है, दोनों को जो पनिशमेंट मिलेगी वो बराबर मिलेगी। ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे भी तू तो टैक्स दे रहा है, तेरे टैक्स से हमारा देश चल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बराबर हैं, सभी को बराबर माना गया है। और बराबर मानने वाली जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर किसी का दबाव नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। अब आपने देखा जैसे पुलिस है हमारी, पुलिस पर बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बड़े आदमी को वो नहीं पकड़ेगी, ये जल्दी से उसके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं करती है अगर उसने क्राइम किया है तो। और एक गरीब है जो वीक आदमी, उसको पकड़ भी लेती है। ये सिस्टम है, पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि जो पुलिस को कंट्रोल करने वाली, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने वाले क्या है, लेजिस्लेटर है, मंत्री हैं, कंट्रोल करेंगे। लेकिन जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये जरूरत भी है। अगर मान लो जुडिशरी भी मंत्रियों के या बड़े बड़े नेताओं के अंडर में होती तो वो जैसा चाहते वैसा करवा लेते, कोई भी क्राइम करते, घपला करते, करप्शन करते, बचकर भाग लेते, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या जरूरत है? देखो, पुलिस है, पुलिस वो मंत्रियों के नीचे कैसे काम करती है, क्योंकि मंत्री कहते हैं अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो तेरा ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा जहां पर कोई आएगा ही नहीं, जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, जहाँ पर पीने को पानी को तरसोगे आप लोग, ऐसा धमकी देती हैं। या फिर ऐसे डिपार्टमेंट में भेज देंगे जहाँ पर तेरी कोई जरूरत ही नहीं है, जहाँ पर तेरा कोई अहमियत ही नहीं है, जहाँ पर तुझे कोई पूछेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों से वो डरते हैं। तो किसी चीज़ को
जैसे जुडिशरी है, इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या है, जरूरी है कि उनका जो टाइम पीरियड है वर्क का उसको थोड़ा सा स्टेबल करें। तो सबसे पहले जो जजेस हैं, तो पहले देखते हैं कोर्ट। हमारे देश में जो कोर्ट सिस्टम है वो 3 स्टेजेस में है। सबसे ऊपर है उसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद नीचे इस मिडिल में आता है हाई कोर्ट, और सबसे जो नीचे है लोअर कोर्ट बोल देते हैं उसको, सेशन कोर्ट बोल देते हैं। ओके, अगर कोई आदमी यहाँ पर गया है, उसे इस कोर्ट का फैसला ठीक नहीं लगा, इसका जो वर्डिक्ट है उसको नहीं अच्छा लगा, तो आगे जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अच्छा नहीं लगा तो आगे जाएगा। तीनों की पावर भी अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट है वो हमारा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सभी को ऑर्डर दे सकता है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट और कोई भी जज हैं, अगर इनको लगाना है, मेनली अपन देखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, इनके जजों की अपॉइंटमेंट करनी है, इनके जजेस की, तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, उनको इन्हीं के अंदर से एक बंदा लगाना होता है मैक्सिमम, जैसे इनका चीफ जस्टिस है, तो वो क्या यही रिकमेंड करते हैं, इनकी कमेटी वगैरह बनती है, वो आपको कभी आगे बताएंगे सिस्टम में, इसके अंदर जुडिशरी में। तो प्रेसिडेंट इनको करता है अपॉइंट, और इनका जो टाइम पीरियड है, इनका वर्क टाइम पीरियड, इनका जो कार्यकाल है वो भी फिक्स होता है, अभी इतने टाइम तक बनेंगे। ये नहीं कि विचार बीच में मान लो कोई इनका वर्डिक्ट है वो सरकार को पसंद नहीं आया तो वो इनको हटा देंगे, वो नहीं हटा सकती। इनको हटाने के लिए भी अलग से इम्पीचमेंट करनी पड़ती है। इनको हटाने के लिए क्या करनी पड़ती है, इम्पीचमेंट। इनको ऐसे ही सस्पेंड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हटा सकते, इम्पीचमेंट प्रूव करना पड़ता है कि लोग गलत थे, इन्होंने गलत काम किया, कोई गलत डिसीजन लिया जो कि अच्छा नहीं है, फिर ही हटा सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के कारण ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है जो अपने जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका थोड़ा काम क्या है। एक तो आपको पता है जैसे कोई लड़ाई हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, उनके जो मतभेद हैं आपस में, उनको ठीक करती है ये, ठीक है ना। कोई दो लोग लड़ पड़े हैं कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई क्राइम हो गया है, उन पर जो फैसले देते हैं, वर्डिक्ट्स देती हैं, वो ये देती हैं। दूसरा काम है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। जैसे हमारे राइट्स हैं फंडामेंटल, आपने पढ़े होंगे, राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ कल्चर, और लास्ट राइट कौन सा है, राइट ऑफ रेमेडीज इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि हमारा जो राइट है, अगर कोई हमसे छीन रहा है, सरकार भी छीन रही है, तो वो उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा। कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है वो इंश्योर करता है कि हमें सारे हमारे जो राइट्स हैं वो मिलते रहें और वो ढंग से काम करते रहें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इम्पीचमेंट के बाद। अगला है जुडिशियल रिव्यू। जो हमारी कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, मतलब कोई भी चीज़ सही चल रही है नहीं चल रही है, वो उसको भी इंश्योर कर सकती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया पार्लियामेंट से, तो वो देखेगी कि इसमें किसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज है उसको तो वॉयलेट नहीं किया गया। जैसे पहले एक नियम था, जैसे आपको पता है कि रिजर्वेशन मिलती है, SC ST OBC को क्या मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है। तो पहले एक रूल था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हुआ क्या, एक स्टेट ने रिजर्वेशन दे दिया, लगभग 55% लोगों को रिजर्वेशन दे दिया। तो ये देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ये वाला नहीं है सही। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू दे सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर क्या है। आप लोग जब ये देख रहे हो साथ साथ नोट्स बना लिया करो, अच्छा रहेगा। नोट्स बनाने से आपको याद भी हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी कोर्ट है उसमें 2-3 और फीचर्स भी हैं, जैसे हैबे कॉर्पस या कोवरंटो या और भी कई होते हैं। इसके बारे में अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक अगला चैप्टर अपना
वो जुडिशरी के बारे में है, उसमें इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा आपको बता देते हैं क्या होता है, को वारंटो क्या होता है। को वारंटो का मतलब, और या फिर आ जाता है कि हार्बे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट है जो, वो सरकार को या नीचे वाले जो अथॉरिटी है उसको कह सकती है कि आप लोग अपना काम ढंग से करो, ठीक है ना। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को लताड़ा, सरकार को फटकारा, सुना होगा आपने, ये न्यूज़ में आता रहता है। जैसे कोई काम ढंग से नहीं कर रहा तो वो कहता है कि आप लोग अपना काम ढंग से करो। या फिर मान लो हाई कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट का काम क्या है, डिसीजन देना। कोई स्टेट है उसके अंदर डिसीजन देना, ठीक है। मान लो कोई स्टेट है, स्टेट और वो सेंटर, जैसे मान लो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में किसी बात को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई बहस हो गई है, तो उसको रिजोल्व करने का काम हाई कोर्ट का नहीं है, ये काम है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाले कोर्ट्स को कह भी सकती है कि तुम जो काम कर रहे हो, जो जिस केस पर तुम काम कर रहे हो वो केस तुम्हारे पावर में नहीं है, इसे मुझे दो। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि जो तुम्हारे पास केस चल रहा है इसको जल्दी से स्टार्ट करो, जल्दी से चलाओ, ओके। ये अभी हुआ भी था जब राजस्थान में कांग्रेस का एक लड़ाई हो गई थी इनके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट को कि जल्दी से फैसला लो और मुझे बताना पहले, ये मेरा रिव्यू लेना, ओके। वो इसी पावर में है। आगे देखते हैं। अगला इसका फीचर है जो, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड मतलब होता है थोड़ा कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा लचीला। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अब देखिए कैसे है, दुनिया के कुछ संविधान है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत कठोर है, बहुत रिजिड है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबल है। जैसे अमेरिका है, यूएसए है, यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हार्ड रिजिड का मतलब क्या है, एक यूएस है, एक तरफ है यूके, अपने इन दोनों की तुलना करेंगे तो आपको पता है कि हर चीज़ में टाइम के हिसाब से अपडेट करना जरूरी है, टाइम के हिसाब से हर चीज़ को अपडेट करना जरूरी है, ओके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, कुछ नए रूल्स जोड़ने पड़ते हैं, कुछ हटाने पड़ते हैं, कुछ को लिमिटेशन करना पड़ता है। जैसे मान लो अपना जब देश, अपने देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, जब संविधान बन रहा था, उस वक्त कुछ रूल्स आ गए हैं, वो रूल्स आज बदलने पड़ रहे हैं, नए रूल्स जोड़ने पड़ रहे हैं। उस टाइम क्या था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई है, आज नए प्रकार के कंप्यूटर आ गए हैं, साइबर क्राइम आ गया है। देखो 1946 में 47, 48, 49 तक, जब तक ये पूरा हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक कोई कंप्यूटर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आजकल क्या ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। देखो 90s के बाद कंप्यूटर आया और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है कि नए नए प्रकार के ये फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो हमारे देश में कोई साइबर का क्राइम ही नहीं है, तो इस साइबर क्राइम के बारे में क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ बुक में ऐड करना जरूरी है, यानी इसको अपडेट करना जरूरी है। तो अपडेट करने के लिए अमेंडमेंट तो करने पड़ेंगे, इसलिए हर देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना जरूरी होता है, ओके। अब अमेंडमेंट करने की पावर है, वो है किसके पास, वो उन लोगों के पास है जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है, जहां पर कानून बनता है, विधायिका, ओके। हमारी लेजिस्लेटर क्या है, सेंटर में पार्लियामेंट है और स्टेट में मेंबर ऑफ स्टेट में है लेजिस्लेटर असेंबली, विधानसभा, ओके। अब जो लेजिस्लेटर है, इसमें कोई कानून पास हो गया है, ये कानून कितनी आसानी से
या कितने मेहनत से, कितना परिश्रम से, कितना मुश्किल से पास हुआ है, इस हिसाब से अपने बोलते हैं कि ये कितना रिजिड है या कितना फ्लेक्सिबल है। जो ब्रिटेन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें अमेंडमेंट करना बहुत आसान है। सिंपल मेजोरिटी से उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी नया कानून जोड़ना जोड़ सकते हैं। इसके उल्टा जो अमेरिका है, यूएस है, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, मतलब उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो वो टेढ़ी खीर है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए लगभग 200 साल हो चुके हैं। इन 200 साल के 200 से भी ऊपर हो गए हैं। इस पीरियड में आज तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 अमेंडमेंट हुए हैं। ओके, हमारे देश में कितने हो गए हैं? 70 साल हुए हैं, 104 अमेंडमेंट हो गए हैं, 104। कितना फर्क है। देखो, कोई चीज़ को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो भी खतरनाक है, और कोई चीज़ बदले ही ना तो भी खतरनाक है। ठीक है ना, कोई चीज़ बदले ना तो भी खतरनाक है, और कोई चीज़ आसानी से बदल जाए, किसी में चेंज करना आसानी से हो जाए तो वो भी खतरनाक है। हमारा मिक्स फॉर्म है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब वो कैसे है अपने देखते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है वो 3 टाइप से होती हैं। अब अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 368 और एक 13 भी है। अभी कैसे है? तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है वो 3 टाइप से होते हैं। सबसे पहले है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब हाउस में, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस। इन हाउसेज में सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है? 50% प्लस मेजोरिटी के साथ अगर अपने वोटिंग करते हैं, यानी आधे से ज़्यादा लोग अगर एक तरफ वोटिंग कर देते हैं, इतने से ही अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है, उसे बोलते हैं सिंपल अमेंडमेंट। अब ये कैसे हैं? जैसे किसी स्टेट का नाम बदलना है, ठीक है, जैसे उड़ीसा का नाम बदल के रख दिया गया ओडिशा, ठीक है, तो किसी स्टेट का नाम बदलना है, नया स्टेट बनाना है। देखो जैसे इसमें क्या कुछ आ जाता है? चेंज इन नेम ऑफ स्टेट, चेंज इन बाउंड्री, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नया स्टेट बनाना है, नए संविधान बनाना है, कोई नई चीज़ बनानी है, किसी स्टेट को बड़ा छोटा करना है, ये सारे सिंपल मेजोरिटी है। जैसे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को तोड़कर 2 स्टेट बना दिए गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये होता है सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं उनकी मेजोरिटी से। दूसरा होता है इससे थोड़ा हार्ड, उसे बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? जितने भी मेंबर है उसके 2/3, 2/3 लोग अगर वोटिंग करेंगे तभी वो अमेंडमेंट होगा। जैसे कुछ प्रकार के नए रूल बनाने हैं, जैसे कि यूसीसी आया था, जैसे कि पिछले दिनों आया था कि 3 तलाक, ऐसे नए नए बिल पास करने हैं, नए एक्ट बनाने हैं, उसके लिए चाहिए थोड़ी सी हार्ड मेजोरिटी। ये तो हो गया फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा मीडिएटर हो गया। एक होता है बहुत ही मुश्किल से, ऐसे संशोधन, ऐसे अमेंडमेंट जो बहुत ही मुश्किल से होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? जिसमें पार्लियामेंट की तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही, 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही। इसके अलावा स्टेट्स की भी 10 या उससे ज़्यादा, या फिर जो स्टेट प्रभावित हो रहा है, अफेक्टेड है, उन स्टेट्स की भी, वहाँ की असेंबली से भी उनको पास करवाना है, वहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब ये कैसे होते हैं? ये तब होते हैं, ये वो कानून है, जैसे मान लो कुछ पावर्स हैं स्टेट के पास, उन पावर्स को कम या ज़्यादा करना है, तो वो ऐसे है। मान लो कह दिया, जैसे पुलिस है, पुलिस आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, पुलिस को कंट्रोल करने की पावर स्टेट की है। अगर कोई ऐसा लॉ आ जाए, ऐसा कानून आ जाए, ऐसा एक अमेंडमेंट करना हो कि वो पुलिस अब सीधा ही प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी, तो ऐसे कानून को स्पेशल अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ना के बराबर है। इसलिए इसको बोलते हैं
बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अपने इसके आधार पर, इसके बेसिस पर अपने संविधान को बोलते हैं ये रिजिड है। तो हमारा संविधान मिक्स फॉर्म में है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। चलिए ठीक है, अब अपने अगला देखते हैं। अगला क्या है? हार्मनी बिटवीन जुडिशरी रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये क्या है? हार्मनी बिटवीन जुडिशरी रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये क्या है? अब कई बार क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया अमेंडमेंट, देश के कानून में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में वक्त आने पर अपडेट करना है, कुछ नया बदलाव करना है, ये पावर है हमारे पार्लियामेंट की, हमारी लेजिस्लेटर की। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो इसका मिसयूज भी करते हैं। देखो कितना भी अमेंडमेंट करे, केशवानंद भारती वाले बनाम भारत संघ यूनियन टेरिटरी वाले में, सॉरी केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती वर्सेज फेडरल ऑफ इंडिया, ये एक केस था। इसमें बताया था कि कितना भी अमेंडमेंट करना है कर लो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज हैं, जो उसकी मूल भावना है संविधान की, उसके साथ अपने छेड़छाड़ उसको नहीं बदल सकते अपने। ओके, तो कुछ भी आ जाए अपने इसको नहीं बदल सकते। जैसे कि बताते हैं आपको, पार्लियामेंट है मान लो, उसका काम है नए कानून बनाना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब मान लो इसने कोई कानून पास कर दिया, लेकिन उससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिगड़ रहा है, हमारे जो राइट्स है वो जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का जुडिशरी रिव्यू कर सकती है अपने आप भी और किसी के कहने पर भी। ओके, इसका अपने एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सभी के पास एक अधिकार है, राइट है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी। ओके, सभी के पास समानता का अधिकार है। देश की नज़रों में सभी लोग इक्वल हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी एक बराबर है। उनको रंग, उनको कलर, उनको जेंडर, उनको बर्थ ऑफ प्लेस, उनको रेसलिज्म, उनको कास्ट, रिलीजन, इनके हिसाब से अपने उनके अंदर भेदभाव, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्या हुआ, एक बार क्या कि मद्रास की जो स्टेट था उसने कह दिया कि हम लोगों को देंगे रिजर्वेशन। आपको पता ही रिजर्वेशन क्या होता है? वो कह रहे हैं हम कॉलेज में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन देंगे कि जो SC ST के लोग हैं उनको सीटें देंगे, इनकी सीटें पक्की हैं, इनको कम नंबर में भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ लोग थे वो गए कोर्ट चले गए, वो बोले ये तो राइट ऑफ इक्वलिटी का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा हाँ, जो हमारे संविधान में लिखा है कि ये तो गलत बात है, ये तो इक्वलिटी नहीं हुई। तो उसने मद्रास स्टेट के इस फैसले को सबवर्ट कर दिया, पलट दिया। ओके, तो ये है जुडिशरी रिव्यू। दोनों के अंदर एक सांठ गांठ चलती रहती है। अब अपने पढ़ते हैं आगे, एक और टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है इसका फीचर? वो बड़ा ही अच्छा फीचर है कि जो भारत है वो एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस, एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस। इसका मतलब हमारा देश है, उसका काम है कि दुनिया में शांति बनी रहे। ठीक है, एक जो भारत अपना जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51, इसका मतलब जो इंडिया है, इसके अनुसार जो इंडिया है वो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेगा, विश्व शांति को आगे बढ़ाएगा। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके दोस्तों के साथ, उनके पड़ोसियों के साथ या कहीं और लड़ाई पैदा हो, युद्ध के हालात पैदा हो, वार पैदा हो। वो सभी को एक चीज़ मानेगा, सभी को एक परिवार मानेगा। इसमें इसे बताया गया वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करेगा। अब वसुधैव कुटुंबकम क्या है आपको पता होगा, गीता से लिया गया श्लोक है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको श्लोक बताता हूँ, बट ये श्लोक क्या है। गीता में लिखा है, अर्जुन को बताया था श्री कृष्ण ने, इयं मम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाणा उदार चित्राणा तु वसुधैव कुटुंबकम।
ये मेरा है, वो तेरा है, ऐसी बातें छोटे दिल वाले लोग करते हैं, बड़े दिल वालों के लिए पूरा संसार एक परिवार है। यही बात हमारे संविधान में लिखी गई है कि सारी दुनिया एक परिवार है, हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, और ये बात हमारे आर्टिकल 51 में लिखी गई है। ये इसकी खास बात है। हर देश में होता है, जैसे ईरान में है, नॉर्थ कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया में उनके संविधान में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पढ़ाया जाता है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। तो इसी के साथ अपने आज के लेक्चर की एंडिंग करते हैं। अपने आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।